नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग न्यूज के साथ। देहरादून से खबर आ रही है, धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक। सचिवालय में 12:30 बजे से शुरू होगी बैठक। सचिवालय में 12:30 से शुरू होगी बैठक। अनुपूरक बजट कैबिनेट बैठक में होगा पास। सचिवालय में 12:30 से शुरू होगी बैठक। अनुपूरक बजट कैबिनेट में बैठक में होगा पास। अनुपूरक बजट इस कैबिनेट बैठक में होगा पास। देहरादून से बड़ी खबर, धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक। इस वक्त की अहम जानकारी, सचिवालय में 12:30 से शुरू होगी बैठक। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़ चुके हैं। जी अभय, बैठक आज होनी है, अनुपूरक बजट को लेकर जानकारी मिल रही है, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, धामी सरकार की आज एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर होगी, जिसमें सरकार की तरफ से कई अहम निर्णय यहाँ पर लिए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि धामी सरकार इस समय धामी सरकार का जो मानसून सत्र इस समय आयोजित होगा विधानसभा का, उसमें सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट इस समय पेश किया जा सकता है। उस अनुपूरक बजट को आज कैबिनेट की मंजूरी यहाँ पर मिल सकती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा विषय इस समय सरकार के सामने और राज्य कर्मचारियों का है, जिसमें राज्य कर्मचारियों की विभिन्न जो मांगे हैं, उन मांगों को लेकर यहाँ पर धामी सरकार अपना निर्णय ले सकती है। सरकार के जो मंत्रिमंडल है उस पर अपना मंथन यहाँ पर करेंगे। जो दैनिक वेतन के जो कर्मचारी है इस समय, उन कर्मचारियों को मातृत्व वाले का जो अवकाश होता है उसको देने के लिए सरकार की तरफ से निर्णय यहाँ पर लिया जा सकता है। अभी तक ये कह सकते हैं कि जो राज्य कर्मचारी थे उन कर्मचारियों को ही इस अवकाश का लाभ यहाँ पर मिल रहा था। ऐसे में लंबे समय से मांग यहाँ पर चल रही थी और खुद जो वित्त मंत्री है प्रेमचंद अग्रवाल, उनकी तरफ से सभी कर्मचारियों को आश्वस्त यहाँ पर किया गया था कि जो दैनिक वेतनभोगी जो कर्मचारी है उनको भी ये लाभ यहाँ पर दिया जा सकता है। और उसके लिए उनका जो अनुमोदन है वो वित्त विभाग की तरफ से यहाँ पर हो चुका है। तो आज की कैबिनेट बैठक में ये अहम निर्णय यहाँ पर लिया जा सकता है। इसके अलावा जो कई विभाग हैं जिनकी सेवा नियमावली में संशोधन होना है, उसको लेकर यहाँ पर आज कैबिनेट बैठक में उस पर भी निर्णय लिया जा सकता है। तो ये समझा जा सकता है कि आज की जो कैबिनेट बैठक है राज्य के विकास के जुड़े और कर्मचारियों के हितों से जुड़े हुए कई अहम निर्णय इस कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं। जी अबे, इसके अलावा जिस तरह से आपने जानकारी दी कि कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं, यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार कह चुके हैं कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा। तो क्या आज की बैठक में यूसीसी को लेकर भी कुछ मंथन हो सकता है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात के ऐलान यहाँ पर कर चुके हैं कि उत्तराखंड राज्य में जल्द ही यूसीसी कानून यहाँ पर लागू होगा। और उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि उम्मीद यही है कि इस वर्ष इस कानून को लागू करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो जिस पर विशेषज्ञ समिति की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट का इंतजार सभी को यहाँ पर है। पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर थे तो विशेषज्ञ समिति के सदस्यों से उनकी मुलाकात वहां पर हुई थी और इस विषय में क्या बातचीत रही उसको लेकर आज मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से बातचीत यहाँ पर जरूर करेंगे। और ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य में इस कानून को किस प्रकार से लागू किया जा सकता है, किस प्रकार से उसकी जो तैयारियां उन तैयारियों को यहाँ पर किया जा सकता है, कौन से जरूरी जो संशोधन है इस कानून के माध्यम से यहाँ पर राज्य में होंगे कानून को लेकर, उसको पहले से ही उन सब चीजों को लेकर कैसी व्यवस्था यहाँ पर की जा सकती है, उस पर विशेषज्ञों के साथ साथ जो समाजसेवी उनसे बातचीत करने के लिए सरकार किस स्तर पर काम यहाँ पर करेगी, उन विषयों को लेकर आज की कैबिनेट बैठक में मंथन होगा। तो ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहाँ पर यूसीसी कानून लागू होगा और उसके लिए सरकार की जो तैयारी है वो युद्ध स्तर पर यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसी बाबत अपने जो मंत्रिमंडल के सहयोगी जो मंत्री हैं उनसे बातचीत भी यहाँ पर कर सकते हैं। जी अब इसके अलावा जिस तरह से उत्तराखंड राज्य की यदि हम बात करें तो इस बार मानसून के मौसम में और भूस्खलन लैंडस्लाइडिंग की वजह से 1000 करोड़ से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है उत्तराखंड में। ऐसे में अनुपूरक जो बजट आ रहा है उसमें क्या विस्थापितों के लिए भी या जिन लोगों को विस्थापित किया गया है उनके लिए भी कुछ राहत की खबर आ सकती है? बिल्कुल, अभी ये कह सकते हैं कि सरकार के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि जो राज्य में इस मानसून सीजन में जो नुकसान यहाँ पर हुआ है उसमें खासतौर पर राज्य की जो लाइफलाइन कही जाती है, राज्य के जो मार्ग हैं, सड़कें हैं, उनको बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ। उसके क्षतिपूर्ति के लिए, उन मार्गों को ठीक करने के लिए, उस मार्गों में सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्र की तरफ से जो बजट राज्य को मिला उसको कैसे खर्च यहाँ पर किया जा सकता है, किन किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जरूरत इस समय यहाँ पर है, उसको किस रूप में यहाँ पर उस बजट को अनुवादित किया जा सकता है, उसको लेकर बातचीत यहाँ पर होगी।
जो राज्य के जो विस्थापित जो लोग हैं, यानी जो प्रभावित जो लोग हैं जिनका विस्थापन होना जरूरी है, उसके लिए अभी तक शासन स्तर पर जो कार्रवाई शुरू हुई है, उस कार्रवाई में क्या कुछ हल निकल पाया, उससे भी आज मंत्रिमंडल के जो सहयोगी होंगे वो अवगत यहाँ पर होंगे और एक बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया जा सकता है, क्योंकि ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड के कई ऐसे गांव हैं जो आपदा से काफी प्रभावित है और जिनका विस्थापन इस तरह से किया जाना जरूरी है। अभय, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बात करेंगे अगली खबर की। 1 सितंबर 1994 खटीमा गोलीकांड की 29वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे, जिसको लेकर पहले ही तैयारियां की जा रही हैं। बरेली शहीद स्मारक में लगी शहीदों की मूर्तियों का अनावरण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। आपको बता दें कि खटीमा गोलीकांड में 7 लोगों की शहादत हुई थी और लगभग 165 से ज्यादा आंदोलनकारी गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज खटीमा में श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। सभी आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने यहां पर जनता को संबोधित भी किया। साफ तौर पर कहा था कि उत्तराखंड के साथ ही साथ खटीमा भी लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर मौजूद स्थानीय लोगों के साथ ही साथ युवाओं को नित नए अवसर प्रदान किए जा सके सरकार के द्वारा, जिससे भविष्य की जो पीढ़ी है वो आगे बढ़ सके। साथ ही साथ उन्होंने शहीद स्मारक के माध्यम से ये कहा कि ये बहुत ज़रूरी था। आंदोलनकारियों ने जो अपना बलिदान दिया है उन्हें याद करने के लिए शहीद स्मारक होना एक तो आने वाली पीढ़ी को ये प्रेरणा देने का काम करेगा और दूसरा श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी ये सबसे बेहतरीन तरीका है। और इसी खबर पर हमारे साथ खटीमा से संवाददाता हरीश मेहरा जुड़ चुके हैं। जी हरीश, जिस तरह से विशेष कार्यक्रम आज था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे थे, क्या क्या कार्यक्रम की रूपरेखा रही? जी प्रियंका, देखिए खटीमा 1 सितंबर 1994 को जो गोलीकांड हुआ था, ये काफी भीषण जो है एक आंदोलन को दबाने का उस समय का दमनकारी जो कार्य किया गया था तत्कालीन पुलिस के द्वारा, जिसमें जो है 7 यहाँ के राज्य आंदोलनकारियों ने शहादत दी थी। ये सर्वप्रथम उत्तराखंड राज्य आंदोलन की पहली घटना थी जो खटीमा से ये जन्मी थी। उसके बाद जो है 7 राज्य आंदोलनकारी यहाँ पर जो है शहादत दी थी। उसके बाद ही इस आंदोलन के मूवमेंट ने एक जो है उग्र रूप धारण किया था। उसके बाद मसूरी कांड हुआ था। उसी को लेकर हर वर्ष से यहाँ जो है श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, उन शहीदों को नमन किया जाता है, उनको याद किया जाता है। इसी क्रम में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं जो है श्रद्धांजलि अर्पित करने शहीद स्थल पर पहुंचे और काफी लंबे समय से शहीदों के परिजनों की मांग थी कि खटीमा में जितने भी जो शहीद हैं उनकी मूर्तियों का भी यहाँ पर जो है उनको लगाया जाए। तो वो मांग को भी पूरा किया गया। मूर्तियों का अनावरण मुख्यमंत्री के द्वारा करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जी प्रियंका। जी हरीश, इसके अलावा जिस तरह से मुख्यमंत्री यहाँ पर जनता को भी संबोधित कर रहे थे, आज के विशेष मौके पर उन्होंने कई पुरानी बातों के साथ ही साथ आने वाले भविष्य की भी रूपरेखा रखी। क्या कुछ खास रहा? ये देखिए प्रियंका, सबसे पहले तो क्योंकि शहीदों का कार्यक्रम था, शहीद स्थल मुख्यमंत्री पहुंचे थे, तो उनके द्वारा बहुत लंबे समय से जो यहाँ पर शहीदों की जो मांगे थी, उन मांगों को जो है कहीं न कहीं उनके द्वारा जो है कहा गया कि इनको जो है अतिशीघ्र जो अविलंब मांगे हैं उनको भी पूरा किया जाएगा। चाहे उसमें 10% क्षति आरक्षण का मामला हो, तो संभवतः ऐसा लगता है कि आज कैबिनेट की बैठक भी है, उसमें संभवतः ये जो है मामला आएगा कहीं न कहीं कि 10% क्षति आरक्षण का मामला अब तक पूरा नहीं हो पाया है। तो कई ऐसी मांगे थी राज्य आंदोलनकारियों की जो मुख्यमंत्री के द्वारा मंच से उनको जो है सहमति प्रदान की गई कि उनको जो है सरकार इन पर विचार करेगी। और उसके अलावा मुख्यमंत्री के द्वारा जो है युवाओं को लेकर एक बात कही गई कि इससे पूर्व जो है कई भी जब भी जो है इससे पूर्व जो प्रतियोगात्मक परीक्षाएं हुआ करती थी उसमें बच्चों का नंबर नहीं आ पाता था। सरकार के द्वारा जो कानून लाया गया उसके बाद से जो है बच्चे आज एक प्रतियोगिता परीक्षा नहीं बल्कि 4-4, 3-3 प्रतियोगिता परीक्षा में बच्चे जो है पास आउट हो रहे थे। कहीं न कहीं उनकी सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छा कदम युवाओं को लेकर, जो युवाओं की उसको जो है, क्योंकि युवाओं की बहुत लंबे समय से बिल्कुल युवाओं को बेहतर रास्ता देने का प्रयास यहाँ पर सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हरीश, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि के साथ ही साथ। और अब बात करते हैं अगली खबर की। देहरादून से अगली खबर आ रही है। विधानसभा में सत्र की सुरक्षा को लेकर अहम बैठक आज। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की अध्यक्षता में होगी सुरक्षा बैठक। 5 सितंबर से शुरू हो रहा है उत्तराखंड सरकार का मॉनसून सत्र।
देहरादून से अहम जानकारी। विधानसभा में सत्र की सुरक्षा को लेकर अहम बैठक आज। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की अध्यक्षता में होगी सुरक्षा को लेकर बैठक। 5 सितंबर से शुरू हो रहा है उत्तराखंड सरकार का मानसून सत्र। बैठक में शासन और पुलिस विभाग के आला अधिकारी रहेंगे मौजूद। 5 सितंबर से शुरू हो रहा है उत्तराखंड सरकार का मानसून सत्र, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर आज विशेष बैठक बुलाई गई है। ऋतु खंडूरी की अध्यक्षता में आज इस विशेष बैठक में तमाम सुरक्षा मुद्दों को लेकर, सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की अध्यक्षता में होगी सुरक्षा को लेकर बैठक। पुलिस विभाग के आला अधिकारी इस मौके पर रहेंगे मौजूद। 5 सितंबर से शुरू हो रहा है उत्तराखंड सरकार का मानसून सत्र। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता तुषार गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी तुषार, आज विशेष तौर पर विधानसभा में सत्र की सुरक्षा को लेकर अहम बैठक होनी है, क्या कुछ खास रहेगा, किस तरह की रूपरेखा तैयार होने वाली है? यह बिल्कुल विधानसभा सत्र की बात की जाए तो 5 से 8 सितंबर ये सत्र चलने वाला है और उससे पहले हर बार ये बैठक होती है सुरक्षा को लेकर और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कि जो आम जनता हो उसे परेशानी ना हो और जो विधानसभा सत्र है वो सुरक्षित चल सके। और इनको लेकर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे हुए थे, चाहे वो डीजीपी अशोक कुमार हो, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे हो, तमाम जो विभाग संबंधित विभाग थे उनके नेता यहाँ पहुंचे थे, उनके अधिकारी यहाँ पहुंचे थे और वो उनके साथ उन्हें सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो सुरक्षा है उसे बढ़ाया जाए और साथ साथ जो ट्रैफिक व्यवस्था है जो जिससे आम जनता को दिक्कतें ना हो, क्योंकि विधानसभा के दौरान ये देखा गया है कि जो मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की गाड़ियां जाती हैं इसके कारण काफी दिक्कतें इसमें आती है। ऐसे में जो इस बार विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने ये निर्देश दिए हैं कि जो जनता है उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और साथ साथ जो विधानसभा सत्र है वो सूक्ष्म चलना चाहिए। और इसके लिए तमाम जो अधिकारी हैं उनको आज निर्देश दिए गए, चाहे वो डीजीपी अशोक कुमार ने ये कहा है कि जो फोर्स है उसे और तैनात किया जाएगा, साथ साथ जो बम्बू लगाए जाते हैं, जो बैरिकेडिंग लगाई जाती है विधानसभा के आसपास और धारा 144 लगाई जाती है, इन मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा कि किस तरह से ये पूरा कार्य हो। तो सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, साथ साथ जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसे दुरुस्त की जाएगी। तो इन सभी मुद्दों के साथ आज बैठक का आयोजन किया है और ऋतु खंडूरी इसकी अध्यक्षता कर रही थी। जी तुषार, जिस तरह से यहाँ पर आपने जानकारी दी है कि बैठक में सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी, आम जनता की यहाँ पर आपने बात जरूर की है, तो जो डाइवर्जन होगा, क्योंकि पहले ही लैंडस्लाइड की वजह से काफी रास्ते बंद है, कुछ बाधित है, कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, तो डाइवर्जन को लेकर जनता को क्या हिदायत दी गई है? देखिए, जो डाइवर्जन होगा मेनली देहरादून में ये सत्र होने वाला है। ऐसे में जो अगर गैरसैंण में होता तो वहाँ वो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर भूस्खलन की दिक्कतें आती है, लेकिन देहरादून एक मैदानी इलाका है तो यहाँ पर भूस्खलन जैसी स्थिति नहीं आती। लेकिन जो 200 मीटर या 200 मीटर का जो दायरा रहेगा वो पूरी तरह से 144 जो दायरा है उसकी वो लगी रहेगी ताकि जो लोग है एक जगह पे इकट्ठे ना हो सके, 4 से 5। और साथ साथ जो ट्रैफिक व्यवस्था है, जो स्कूटियां हैं वो जाने दी जाएगी, लेकिन कारों को लिए डाइवर्जन निकाले जाएंगे। फिलहाल जो पुलिस विभाग है उन्होंने कोई डाइवर्जन निकाला नहीं है, अभी रूट प्लान बनाया नहीं गया है, उस पर काम किया जा रहा है। जल्द देखने को मिलेगा कि मंडे तक 4 या 3 तारीख तक वो जो रूट प्लान है वो सामने आ जाएगा। उसके बाद जो जनता है उनके सामने वो समक्ष कर दिया जाएगा ताकि जो जनता है उन्हें तकलीफ ना हो। जी तुषार, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार आज उत्तराखंड के मानसून सत्र को लेकर विशेष और अहम बैठक होनी है। विधानसभा में सत्र की सुरक्षा को लेकर अहम बैठक आज। ऋतु खंडूरी की अध्यक्षता में होगी बैठक। उत्तराखंड के जागेश्वर उपचुनाव को लेकर सीएम धामी ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि स्वर्गीय चंदन राय दास ने बागेश्वर विधानसभा में विकास के अनेकों कार्य किए हैं। इस विकास यात्रा को निर्बाध आगे बढ़ाने हेतु बागेश्वर की देवतुल्य जनता भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती पार्वती दास को भारी मतों से विजयी बनाने जा रही है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आगामी वर्षों में बागेश्वर भी पूरे प्रदेश के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार के द्वारा विकास यात्रा का साक्षी बनेगा। उत्तराखंड में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के ठिकानों पर विजिलेंस की छापेमारी की गई, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत
हरक सिंह रावत के पक्ष में उतर आए हैं। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनको मामले की जानकारी पूरी तरह से नहीं है, लेकिन भाजपा सरकार प्रतिशोध की भावना से ये कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा जिस जांच की बात कर रही है वो घोटाला भाजपा के कार्यकाल का है। ऐसे में जब तक हरक भाजपा में थे तब तक ये जांच क्यों नहीं कराई गई? जैसे कांग्रेस में आए भाजपा को घोटाले की याद आ गई। मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मैं जब पूरी जानकारी लेने के बाद ही कुछ बात करूंगा। लेकिन भाजपा सरकार प्रतिशोध की भावना से काम करती है और ऐसे मामलों में प्रतिशोध साफ दिखाई दे रहा है कि जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं वो तो उन्हीं के सरकार के समय का हिस्सा है। जिस भ्रष्टाचार की बात हो रही है तो आपको भ्रष्टाचार आज याद आया जब वो कांग्रेस में आ गए? जब तक वो भाजपा में थे तब तक वो सरयू के पानी से धुले हुए थे और जब कांग्रेस में आ गए तो फिर वो पापी हो गए। देहरादून के पूर्व विधायक भीमलाल आर्य का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पहाड़ की जनता का सपोर्ट मिल रहा है। बता दें कि हाड़ी क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन की कार्रवाई रोकने के लिए सीएम को पत्र लिखा गया, जिसमें उन्होंने कार्रवाई रोकने की मांग की। साथ ही कहा कि पहाड़ी लोगों की जमा पूंजी लगी हुई है, उनके छोटे व्यवसाय पर अवैध अतिक्रमण बोलकर लोगों को रोजगार छीनने का काम किया जा रहा है। लक्सर के एक प्राइवेट स्कूल की छात्राएं एकत्र होकर अपने अध्यापकों के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों को राखी बांधने के लिए लक्सर कोतवाली पहुंची, लेकिन इस दौरान कोतवाली गेट पर ही सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के द्वारा उनकी स्कूली वाहन का 5,000 रुपए का चालान काट दिया गया। वहीं छात्राओं के साथ कोतवाली पहुंचे अध्यापकों के मुताबिक कोतवाली की चौखट पर एआरटीओ के द्वारा वाहन के दस्तावेज जांच कर वापस कर दिए गए थे, मगर कोतवाली में दाखिल होते ही कुछ देर के बाद उन्हें ऑनलाइन चालान की जानकारी मिली और पार्किंग में खड़ी स्कूली छात्राओं के वाहन का ऑनलाइन चालान होने पर एआरटीओ से पूछे जाने पर भी कारण अवगत नहीं कराया गया। वो चल रहे हैं, ट्रिपल राइडिंग कर रहे हैं या फिर जो अवयस्क बालक हैं वो संचालित कर रहे हैं, उनके विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई। इसके अलावा स्कूल बसों पर विशेष रूप से अभियान संचालित किया गया तथा कई स्कूल बसों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है जिनके की पेपर कंप्लीट नहीं थे, जो मानक के अनुसार नहीं थे। एक स्कूल बस को थाने में भी विरोध किया गया है। जब हम रक्षाबंधन का त्यौहार पुलिस वालों के साथ मनाने के लिए आए थे तो हमें आरटीओ के कोतवाली के बाहर ही आरटीओ की गाड़ी खड़ी हुई थी, तो हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी की तो उन्होंने ड्राइवर को बुलाया और बोला कि इसके कागज दिखाए। हमारी गाड़ी के कागज पूरे कंप्लीट है, हमने कागज डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाइए। तो हम अंदर त्यौहार मनाने के लिए कोतवाली परिसर के अंदर चले गए। हमारी गाड़ी पार्किंग में थी, हम अंदर बैठे हुए ही थे कि हमारे पास ऑनलाइन मैसेज आता है कि ऑनलाइन आपकी गाड़ी का 5,000 का ऑनलाइन चालान हुआ है। मसूरी नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितता को लेकर उत्तराखंड शासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसको लेकर उत्तराखंड शासन के शहरी विकास की तरफ से नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। निदेशक शहरी विकास निदेशालय की तरफ से नगर पालिका परिषद मसूरी में अलग अलग कार्यों की निविदाओं में अनियमितता को लेकर सदस्य जांच कमेटी का गठन किया गया था। अनियमितताओं को लेकर यह कार्रवाई की गई और 15 दिन में जवाब मांगा गया है। हरिद्वार के शहरी इलाके में हर साल बरसात के सीजन में होने वाले जल भराव से अब निजात मिल सकती है। बता दें कि जिला प्रशासन ने इसके लिए फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली है। जानकारी के लिए बता दें कि रानीपुर मोड़ और भगत सिंह चौक पर पानी ना जमा हो, इसके लिए बड़े नाले बनाकर पानी ज्वालापुर की ओर ले जाया जाएगा और फिर एसटीपी में ट्रीटमेंट के बाद पानी गंग नहर में छोड़ दिया जाएगा। साथ ही महाराष्ट्र की एक कंसल्टेंसी फर्म की मदद से प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार कर ली गई है। करीब 65 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए बजट जारी होने के बाद जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। जनपद में जो जलभराव की स्थिति होती है इस साल तो बहुत ज़्यादा हुई है, पर उसमें एक डिटेल रिपोर्ट हम लोग को सबमिट करनी है और पूरे शहरी क्षेत्रों का और रूरल एरियाज़ में कैसे जलभराव को कम करें, इसके संबंध में भी हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बना के भेजना है। फिलहाल फर्स्ट पेज में हरिद्वार शहर का हम लोगों ने
प्लान लगभग बना दिया है और इस मेन फोकस हमारा है आपका भगत सिंह चौक और रानीपुर मोड़ में जो आपके जलभराव की स्थिति होती है, इस बार तो बहुत ज़्यादा हुई थी, तो उसका प्लान लगभग हमारा तैयार है। तो फर्स्ट फेज हम उसको टेकअप करेंगे। वामपंथी मोर्चा उत्तराखंड की तरफ से गुरुवार को कर्णप्रयाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें सीपीएम राज्य सचिव राजेंद्र सिंह नेगी और भाकपा माले के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा गया कि राज्य में ऑल वेदर रोड निर्माण कार्य, रेलवे निर्माण और अलग अलग प्रकार की परियोजनाओं के अनियोजित तरीके से कार्य करने से प्रदेश आपदा का शिकार हो रहा है। उत्तराखंड में आपदा के हालात जो पैदा हुए उसमें भारी बरसात का एक योगदान है, लेकिन उसके अलावा जिस तरह से सड़क बनाने से लेकर के तमाम परियोजनाओं में अनियोजित निर्माण है, उसने इस तबाही को कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया। जैसे जिसको शुरू में ऑल वेदर रोड कहा गया और अब 4 धाम परियोजना कहा जा रहा है, उस पूरी सड़क को देखें तो उस पर तबाही है। अभी खबर आई कि 150 नए भूस्खलन के जोन वहाँ पैदा हो गए हैं, जिनके ट्रीटमेंट के लिए 973 करोड़ रुपया केंद्र सरकार देगी। तो 12,000 करोड़ में हमने 150 नए भूस्खलन के जोन पाए और उसके बाद उनके उपचार के लिए फिर 973 करोड़ रुपया खर्च। ये जो पूरे प्रदेश में विगत दिनों से जो भारी आपदा आई है, जिससे कि करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और उसमें मतलब 90-99 के लगभग लोग हमारे प्रदेश में मर गए हैं। पूरे देश में हिमाचल के बाद सबसे बड़ी आपदा आई। इस सवाल को लेकर के सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है, मुआवजे की कोई पॉलिसी नहीं है। जो ये तमाम निर्माण कार्य हो रहे हैं वो वैज्ञानिक तरीके से नहीं हो रहे। इसके खिलाफ हम 5 तारीख में तमाम जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर के हम यहाँ आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। खबर रामनगर से है, जहां राजकीय महाविद्यालय में पीछे जंगल में एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक का शव डिग्री कॉलेज की पीछे वाली दीवार है, तो उसके साइड से जो रास्ता जाता है वहाँ पे पड़ा हुआ है। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुँची है, पंचायतनामे की कार्रवाई की गई है। तो पता चल गया है कि वो बम्बा घेर निवासी मोहम्मद शरीफ अब्दुल रशीद है। उत्तरकाशी के थाना कोतवाली पुलिस ने शांति भंग की धारा में आरोपी शहजाद अंसारी को गिरफ्तार किया था। बता दें कि कोर्ट में पेशी के दौरान पानी पीने के बहाने वो फरार हो गया था, तो वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर यूसीसी को लेकर दावा किया है। बता दें कि राज्य सरकार जल्द ही इसे लागू करने का कार्य करेगी और फिर उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर यूसीसी कानून लागू होगा। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि विशेषज्ञ समिति की तरफ से ड्राफ्ट को तैयार करने का काम कर लिया जा रहा है। जल्द ही ड्राफ्ट तैयार होकर सरकार को प्राप्त होगा, जिसके अध्ययन करने के बाद सरकार की तरफ से इसे लागू करने का काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता है कि जनता के फायदे के कार्य किए जाए, जो जनहित की समस्याएं और उनके समाधान के लिए हों। साथ ही वादों को पूरा करना, जनता के विकास के कामों में आगे बढ़ाना ही उनकी सरकार का एकमात्र लक्ष्य है। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।